हाय गाइस। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और लास्ट के जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने बात की थी, एक तो इंट्रोडक्शन और दूसरा द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले हमने दो टूल्स के बारे में बात की, पहला एंजाइम्स और दूसरा हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स। आज को जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड to the last tool of biotechnology, and that tool is the competent host. आज हम बात करेंगे होस्ट के बारे में, जो हमारा लास्ट का टूल है बायोटेक्नोलॉजी में। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए फ्रेगमेंट या यहाँ पे एक डिज़ायर्ड जीन हमने आइसोलेट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, और हमने इसको ज्वाइन किया एक वेक्टर के साथ, और इसको इन दोनों को मिला के हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है, लेकिन ये रिकम्बिनेंट डीएनए का हम करेंगे क्या? ये डिज़ायर्ड जीन हमको मिला, हमने इसको वेक्टर के साथ मिलाया और हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए का काम क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम देखेंगे। जब तक कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए हम किसी होस्ट में ना डालें और वो होस्ट जब तक फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को अपने जीनोम में एब्जॉर्ब ना करे और फिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए वहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहिए और हमें एक डिज़ायर्ड प्रोटीन मिलना चाहिए, तभी हमारा जो मकसद था रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का वो कामयाब होगा। ये जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, पहले हमने इसको एक डिज़ायर्ड होस्ट में डालना है और फिर उस होस्ट में से ये एक्सप्रेस करके एक डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाएगा, और वही डिज़ायर्ड प्रोटीन हमारा एक्चुअल मकसद था इस डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने का। और आज जो हम बात करेंगे वो होस्ट के बारे में होगी, कौन कौन से होस्ट्स होते हैं और हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इन होस्ट्स में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। होस्ट्स हमारे पास प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और होस्ट्स हमारे पास यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक होस्ट्स की अगर हम बात करें तो बात उठेगी बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया जो है, जैसे इकोलाई है, जैसे साल्मोनेला है, या कोई और प्रोकैरियोटिक सेल हो जिनमें ज़्यादातर बैक्टीरिया की ही आते हैं। ठीक है, उनकी अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, इनमें कभी कभी हम जो एलियन डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए है, उसको हम ट्रांसफ़र इसमें कैसे करते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस होता है, हम इन सेल्स को कैल्शियम आयंस के साथ इनक्यूबेट करते हैं। कैसे? इन आइस में एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस रखते हैं और फिर उनको इनक्यूबेट करते हैं आइस में। इससे क्या होता है, ये जो ये कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है, इनसे ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उनमें थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये जो कैल्शियम आयंस हैं ये इन पोर्स से डीएनए को अलाउ करवाते हैं सेल में जाने के लिए। ठीक है, जो हमारे पोर्स होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, कैल्शियम आयंस की मदद से जो हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल है, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू बैक्टीरियल सेल में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कैल्शियम आयंस का यूज़ करें
तो उनकी मदद से क्या होता है, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उनका इस सेल में के अंदर जाना इजी हो जाता है। With the help of calcium ions, the potency of the recombinant DNA to enter into the bacterial cell increases। ये एक प्रोसेस है जिससे हम एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को अंदर ले जाते हैं। लेकिन हमेशा हमें कभी कभी यूज़ ये भी हो जाता है कि हमें यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये रिकम्बिनेंट डीएनए डालना पड़ता है। यूकैरियोटिक सेल चाहे वो यूनिसेलुलर हो या कोई मल्टीसेलुलर एनिमल सेल लाइंस हो या मल्टीसेलुलर प्लांट सेल लाइंस हो, या जनरली अगर यूकैरियोट्स की बात हो उनमें मैकेनिज्म कोई और लगता है। इससे पहले अगर हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को यूकैरियोट्स से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स के बारे में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वो प्रोसेस जिससे एक डीएनए मॉलिक्यूल एक प्रोकैरियोटिक सेल में चला जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन is a process by which a cell takes up naked DNA fragment from the environment and incorporates it into its own chromosomal DNA and finally express the trait controlled by the incoming gene। ठीक है, तो ये बात थी ट्रांसफॉर्मेशन की। ये वो प्रोसेस है जिससे एक सेल, एक बैक्टीरियल सेल जनरली एक नेकेड डीएनए को एनवायरनमेंट से उठा के अपने अंदर ले जाके अपने जीनोम में एब्जॉर्ब करके उस जीन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये बात थी जो मैंने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन और प्रोकैरियोटिक जीन अटेनिंग के बारे में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स आप यीस्ट सेल ले लीजिए, एक तरीके का यूनिसेलुलर फंगस है। कभी कभी एनिमल सेल्स होते हैं, कभी कभी प्लांट सेल्स भी होती हैं। ठीक है, इनमें जिस प्रोसेस से हम इस डीएनए को, रिकम्बिनेंट डीएनए को जिस प्रोसेस से हम इन सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसफेक्शन बोलते हैं। ट्रांसफेक्शन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू यूकैरियोटिक सेल इज नोन एज ट्रांसफेक्शन। और कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से हम इन यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसफेक्शन करते हैं, वो प्रोसेस के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक प्रोसेस होती है माइक्रो इंजेक्शन की। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसफेक्शन क्या होता है, जिससे हम ये रिकम्बिनेंट डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स में डाल लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू यूकैरियोटिक सेल इज नोन एज ट्रांसफेक्शन। और ट्रांसफेक्शन हम कैसे करते हैं? ट्रांसफेक्शन के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, हम फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल जो है, फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल जो है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। किसमें? जो हमारा होस्ट सेल हो। किन की मदद से? हमारे पास माइक्रो नीडल्स होती हैं या माइक्रो पाइपेट्स होते हैं, उनकी मदद से हम ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है इसको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल में। और हमारे पास होस्ट सेल कौन कौन सी है, चाहे वो oocyte हो, ठीक है, oocytes में कभी कभी किया जाता है, या कभी कभी हमारे जाइगोट्स हैं, जाइगोट्स में हम कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम एम्ब्रियोज में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होस्ट्स हैं किसके? जो माइक्रो इंजेक्शन है। इसमें छोटा सा एक छोटी सी बिल्कुल फाइन नीडल एक होती है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं होस्ट्स में। होस्ट हमारे पास oocyte भी हो सकता है, जाइगोट भी हो सकता है, और जो लोअर डेवलपमेंटल लेवल ऑफ एम्ब्रियोज होते हैं, जो अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते हैं, उनमें भी इस मेथड से डायरेक्टली हम फॉरेन डीएनए को इंजेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। एक और मेथड भी है हमारे पास जिससे हम ट्रांसफेक्शन कर सकते हैं यूकैरियोट्स में, और वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम एक सेल को प्रोसेस करते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं, किसके साथ? लाइसोजाइम के साथ या कैल्शियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, प्रोसेस को हम बोलते हैं बी। दूसरी वाली प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड इस सॉल्यूशन के साथ, या कभी कभी हम लाइसोजाइम के साथ भी एक सेल को, एक होस्ट सेल को इंक्यूबेट करते हैं। और होस्ट सेल में क्या होता है, इन दो की मदद से छोटे छोटे पोर्स बनते हैं, और जब हमने उसी सॉल्यूशन में फॉरेन डीएनए भी डाला तो वो इन पोर्स की मदद से होस्ट सेल में चला जाता है। ठीक है। एक और मेथड है जिसको हम केमिकल मेथड बोलते हैं, केमिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफेक्शन। और वो उस मेथड में हम क्या करते हैं, उस मेथड में हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। ये तीसरा मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं केमिकल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, इस केमिकल में सेल्स को प्रोसेस करते हैं, जो हमारे होस्ट सेल्स होते हैं, होस्ट सेल्स को इंक्यूबेट करते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। तो फिर नेचुरली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, उससे डीएनए जो है, जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, होस्ट में। और हमारे पास एक और मेथड भी है जिसको जीन गन मेथड बोलते हैं। जीन गन मेथड में क्या करते हैं, हम जो हमारा फॉरेन डीएनए है, जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है, उसको हम कोट करते हैं छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स पे। ठीक है, ये चौथा मेथड है, इसको बोलते हैं जीन गन मेथड। जीन गन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम कोट करते हैं किस पे, गोल्ड के पार्टिकल्स पे, और फिर इन्हीं गोल्ड पार्टिकल्स को हम हाई वेलोसिटी पे फायर करते हैं होस्ट पे। और जब हमने फायर किया, ये जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं ये एंटर होते हैं किसमें, होस्ट में, और फिर वो डीएनए जो है वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाता है जो हमारा वहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल होगा। और ये जो जीन गन मेथड है ये जनरली यूज होता है प्लांट्स में। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया जो हमारे पास टूल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। 3 टूल्स हैं, हमने सबके बारे में बात की। अब जो हम बात करेंगे, जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस होता है किसका, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से, हमने तो चलो टूल्स के बारे में बात की, और वहाँ पे हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में भी, प्रोसेस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात की। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल प्रोसेस है, कैसे हम एक जो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो उसको हम कैसे उसका काम कैसे होता है। और हमारा जो कोई प्रोसेस स्टडी करने से पहले हमें उस प्रोसेस का एम पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस का एम क्या है। और हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका जो एम है, उसका एम है हमें एक डिजायर्ड प्रोटीन मिलना चाहिए।
एक लार्ज स्केल पे हमें एक डिज़ायर्ड प्रोटीन मिलनी चाहिए और वही जो प्रोटीन है वो हमारे काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी बीटी कॉटन की, और बीटी कॉटन में हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है वो एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो इनहिबिट करता है जो बॉलवर्म पेस्ट है कॉटन का उसकी ग्रोथ को। ठीक है। और कभी कभी फॉर एग्जांपल हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ वीट या हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ मीट जो फार्म एनिमल्स हैं उनमें कभी कभी हम डिज़ायर्ड प्रोटीन को, जो मीट प्रोटीन है, हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन वहाँ पे क्या होता है, मीट प्रोटीन होता है। और जो हर कोई डीएनए टेक्नोलॉजी जो कोई भी हो उसका एंड रिजल्ट खाली एक होता है, हमें कोई ना कोई एक डिज़ायर्ड प्रोटीन मिलता है। और वो डिज़ायर्ड प्रोटीन कहाँ पे कैसे मिलता है हमें, वो डिज़ायर्ड प्रोटीन मिलता है बाय एक्सप्रेशन ऑफ ए डिज़ायर्ड जीन। और वो डिज़ायर्ड जीन है वो कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, वो होस्ट में होता है। ठीक है। ये नटशल में है कि प्रोसेस जो है, एम जो है हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो क्या है, वो एक डिज़ायर्ड प्रोटीन हासिल करना है। और वो डिज़ायर्ड प्रोटीन हमें कहाँ से हासिल होगा, एक डिज़ायर्ड जीन के एक्सप्रेशन से हासिल होगा। और वो डिज़ायर्ड जीन जो है वो कहाँ पे एक्सप्रेस करेगा, वो एक होस्ट में एक्सप्रेस करेगा। और जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसेस है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो क्या है, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेसेस इसमें 2-4 हैं, मैं इनुमरेट करके थोड़ा थोड़ा आपको समझाता भी जाऊंगा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस है, पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। पहला प्रोसेस क्या है हमारा, जो हमें एक डिजायर्ड जीन चाहिए, वो जीन कहाँ पे होगा, वो जीन होता है डीएनए में। और डीएनए कहाँ पे होता है खुद, वो न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, वो सेल में होता है। पहला जो हमारा प्रोसेस है वो इस डिजायर्ड जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है। हम सेल्स को क्या करते हैं, और ये डिजायर्ड जीन कहाँ पे होंगे, ये डिजायर्ड जीन कहीं पे भी हो सकते हैं। ये कभी बैक्टीरिया में होंगे, ये कभी किसी एनिमल में होंगे, कभी किसी प्लांट में होंगे। तो इनका कोई ये नहीं है कि फलानी जगह पे कोई डिजायर्ड जीन है, ये नेचर में बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर किसी न कोई किसी एनिमल में हमें कोई ना कोई डिजायर्ड जीन मिल सकता है। और जब हमें ये डिजायर्ड जीन आइसोलेट करना होगा, हमें क्या करना होगा, पहले हमें सेल तक पहुंचना होगा, उस सेल को ब्रेक करना होगा, और फिर ब्रेक करके हमें डीएनए निकालना होगा। फिर उस जो डीएनए है वो खुद भी एसोसिएटेड होता है कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे आरएनए के साथ, जैसे हिस्टोन्स के साथ। ठीक है। तो हमें पहले इस जो हमारा जीन है उसको निकालने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहली प्रोसेस है जो सेल है, हमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा। और जब भी हमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा, हमें उस सेल को एंजाइम्स से क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। कभी कभी अगर हमें एक प्लांट सेल से हमें कोई जीन निकालना हो, हमें उस प्लांट सेल को एक एंजाइम सेलुलेज से प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी उसका सेल वॉल डिसॉल्व होगा। फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक एंजाइम लाइसोजाइम के साथ प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर वो सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा। फिर लाइसोजाइम के साथ हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा। और वंस के जो हमें क्रोमोसोमल डीएनए मिला, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा हमें और एंजाइम्स के साथ। वो एंजाइम्स कौन कौन सी होंगी, जो हिस्टोन्स को डिसॉल्व कर सकें, जो आरएनए को डिसॉल्व कर सकें,
और वो एंजाइम्स कौन कौन सी होंगी? जो हमारा जो हिस्टोन्स होते हैं उनके लिए अलग अलग जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए वो लगती हैं। जो हमारे हिस्टोन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें प्रोटीएसिस का यूज़ करना पड़ेगा। और जो हमारा आरएनए एसोसिएटेड विद डीएनए है उसको रिमूव करने के लिए राइबो न्यूक्लियेसिस का यूज़ करना पड़ेगा। और जब हम ये सारा प्रोसेस करेंगे तभी हमें जो हमें डिज़ायर्ड डीएनए है वो मिल पाएगा। पहला जो हमने प्रोसेस क्या किया, जो हमें डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल है पहले हम उस तक पहुँचे, पहले हमने उसको निकाला। फिर उसके बाद जो हमने ये डीएनए मटेरियल निकाला उसके बाद हमें एक और प्रोसेस लगती है कि हमें वो सारा डीएनए नहीं चाहिए, हमें उस डीएनए में से एक स्पेसिफिक जीन चाहिए। पूरा डीएनए हमें कोई यूज़ नहीं है, हमें थोड़ा सा उसका एक पार्ट चाहिए और वो पार्ट क्या कहलाएगा? वो पार्ट कहलाएगा जीन। और उस जीन को निकालने के लिए हमें एक और प्रोसेस लगता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं द कटिंग ऑफ द डीएनए इनटू ए स्पेसिफिक जीन। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कटिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और इससे पहले भी जब हमने टूल्स की बात की थी तब उसमें हमने क्या किया था? हमने एक स्पेसिफिक एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस। ठीक है। और इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हमने यूज़ किया कि जो हमें ये डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो हमने लाया उसको हम प्रोसेस करते हैं, ट्रीट करते हैं विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और वो क्या करते हैं? वो कट करते हैं इस डीएनए को इनटू वेरियस पार्ट्स। हमने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो हैं वो काफ़ी सारी टाइप्स की होती हैं और वो स्पेसिफिक साइट्स पे एक्ट करते हैं और वो साइट्स पैलिंड्रोमिक साइट्स कहलाते हैं। अलग अलग जीन के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती हैं तकरीबन, ठीक है। और वो क्या करती हैं? जो हमने डीएनए पहले स्टेप में आइसोलेट किया उसको कट करता है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है ये जो हमने अब जीन भी कट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हम इसको फ्यूज करते हैं, हम इसको मिलाते हैं किसके साथ? जो हमारा वेक्टर है। तीसरा वेक्टर क्लोनिंग। ये जो हमने जीन लाया, डिजायर्ड जीन बनाया, इसको हम इसको फ्यूज करते हैं किसके साथ? जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर के साथ बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स नोन एज लाइगेसेस। और जो हमें मिलता है यहाँ से वो होता है रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। ये इसके जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का काम वो हमने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने डिटेल में बात की। आज हम खाली इन्यूमरेट कर रहे हैं जो प्रोसेस होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में। और जो हमने अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए मिला, इसको हम क्या करते हैं? एक और स्टेप होता है और उस स्टेप को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? चौथा जो स्टेप है प्रोसेस का, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट होगा, अगर हम इसको जिरोक्स करें, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के हम हजारों कॉपीज बना सकते हैं और वो जो ऐसे उनका पैटर्न होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो बिल्कुल कैसा होगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जैसे ही होगा। या स्कैनिंग आप ले लो। और ऐसा ही प्रोसेस है एक, उसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। हम एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की करोड़ों कॉपीज, बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं बाय ए प्रोसेस नोन एज
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है? इससे जो हमारा एक डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी हम हजारों करोड़ों कॉपीज बना सकते हैं। एक हमारा प्रोसेस है दैट इज नोन एज पीसीआर, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, उसमें जो हमारा डीएनए टेम्पलेट है, जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, उसकी कॉपीज बनती हैं। और वो कॉपीज कैसे बनती हैं हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है। ठीक है। हम एक मशीन होती है जिसको पीसीआर मशीन बोलते हैं, उसमें क्या डालते हैं, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं और उसको हीट करते हैं। और जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए है इसके जो दो, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसकी डिनेचुरेशन हो जाती है। डिनेचुरेशन होने का मतलब क्या होता है, इसके जो दो होते हैं ना, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस जिससे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिनेचुरेशन। जो पहला प्रोसेस है पीसीआर रिएक्शन का, वो ये है कि हम डीएनए को क्या करते हैं, डिनेचर करते हैं। ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है, डिनेचुरेशन। उसके बाद हम ये दो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स आए, ठीक है, हम उसको हीट से डिनेचुरेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी मशीन में दो प्राइमर्स डालते हैं। ठीक है। हमने दो प्राइमर्स डाले और फिर हमने नेकेड न्यूक्लियोटाइड्स डाले। ठीक है। और हमने एक एंजाइम भी डाली जिसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। ठीक है। और ये जो टैग पॉलीमरेज है ये हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकती है, हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकती है, क्योंकि पीसीआर जो रिएक्शन है इसकी जब डिनेचुरेशन होती है वो हीट से ही होती है। और जो हमने ये टैग पॉलीमरेज यूज़ की, ये हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकती है। इसको हम कहाँ से लाते हैं, टैग पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से हमें मिलती है और बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। उससे हमें ये बैक्टीरिया है, इससे हमें ये डीएनए पॉलीमरेज मिलता है। उस डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हाई टेम्परेचर में भी पॉलीमराइजेशन कर सकता है। ये जो हमने यहाँ पे दो प्राइमर्स डाले, ये टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो हमने यहाँ पे नेकेड न्यूक्लियोटाइड्स रखे, ये उनकी पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है। और एक डीएनए मॉलिक्यूल की हमें कितने डीएनए मॉलिक्यूल मिल गए, दो, एक ये अलग से और दूसरा ये अलग से। समझ आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करूंगा। पीसीआर रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को लेंगे, उसकी डिनेचुरेशन करेंगे हीट से। डिनेचुरेशन की मदद से क्या होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल के दो डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। हमने फिर टैग इस पीसीआर मशीन में कुछ और चीज़ें भी डाली, नेकेड न्यूक्लियोटाइड्स डालें और टैग पॉलीमरेज डाले। टैग पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर में भी इन न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन करेगा, किस पे, जो हमारे डिनेचर्ड डीएनए सेगमेंट्स हैं। इसका मतलब है एक जो हमारा ओरिजिनल पेरेंट डीएनए था, जो यहाँ पे मैंने एक सॉलिड लाइन में बनाए, उस पे पॉलीमराइजेशन होगा इन नेकेड न्यूक्लियोटाइड्स का विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज। एक डीएनए मॉलिक्यूल के हमें दो मिल गए। अगर हम इस पीसीआर मशीन के 10, 12, 15 साइकिल्स रन करें तो फिर इनकी फिर से डिनेचुरेशन होगी, इसकी कॉपीज बनेंगी। एक डीएनए मॉलिक्यूल के हम अगर 10 बार ये साइकिल रन करें पीसीआर मशीन के, तो हमें हजारों कॉपीज मिलेंगी, किसकी, जो हमारा ये यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है।
ये चौथा प्रोसेस था जिससे हम ये क्या करते हैं काम, जो हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। अगर हमने खाली एक सेल में एक डीएनए मॉलिक्यूल डाला, एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिला, हम पहले क्या करेंगे, उस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की हजारों कॉपीज, लाखों कॉपीज बनाएंगे ताकि हम बहुत सारी होस्ट सेल्स में वो डाल सकें। जो चौथा प्रोसेस होता है हमारा, जो हमारा चौथा प्रोसेस होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, दैट प्रोसेस इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और जो हमारा लास्ट प्रोसेस है, दैट लास्ट प्रोसेस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू ए होस्ट। और जब हमने अभी आज का लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट यहीं से किया था। ये जो हमने एम्पलीफाइड एक रिकम्बिनेंट डीएनए कॉपी की हमने लाखों कॉपीज़ बनाई, और फिर उन लाखों कॉपीज़ को क्या करेंगे, हम एक होस्ट में डालेंगे, और होस्ट में वो क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा और हमें एक डिज़ायर्ड प्रोटीन मिल पाएगा। This was all about the process of DNA technology and genetic engineering. Hope you understand. Thank you.